हमने हेल्स पैराडाइज के लास्ट सीजन में देखा था कि सागिरी और उसके साथियों को अब पता चल चुका होता है कि एलिक्सिर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और दूसरी तरफ टाओ का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से गाबीमारू अपनी मेमोरी भी खो देता है, जिस वजह से उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो वहां पर कर क्या रहा है। फिर सीजन 2 के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ ऑफिशियल्स यामादा क्लैन के जिका से पैराडाइज आइलैंड के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि वो वहां से सही सलामत वापस आ गया होता है। और हम देखते हैं कि वो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं ले रहा होता, और वो उन ऑफिशियल्स से बोलता है कि शोगन के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए जब वो लोग पैराडाइज आइलैंड जा रहे थे, तब आइलैंड पहुंचने से पहले ही कुछ क्रिमिनल्स आपस में लड़ने लगे, जिस वजह से जिस क्रिमिनल का वो इंचार्ज था, चौबे ने उसे पहले ही मार दिया। और आइलैंड पे पहुंचने के बाद जब वो वापस आने के बारे में सोच रहा था, तब सी करेंट्स ने उसे वापस नहीं आने दिया। तब वो लोग ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि जिस आइलैंड से 60 से भी ज्यादा लोग वापस नहीं आ सके, वहां से वो अकेला वापस कैसे आ गया। जिस पे जिका बोलता है कि उसे उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए क्रिमिनल्स के घर वालों को भी उनके डेथ के बारे में बताना था, जिस वजह से वो किसी तरह से वहां से वापस आ गया। तब वो ऑफिशियल्स उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहते हैं, पर जिका उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता और उन्हें उस आइलैंड से दूर रहने के लिए कहता है। और वो कहने लगता है कि वो आइलैंड इस दुनिया का नहीं है, और जो भी उस आइलैंड पे जाने की कोशिश करेगा, या तो वो कोई बेवकूफ होगा या तो कोई बच्चा। जिस बात पर उन ऑफिशियल्स को गुस्सा आ जाता है, जिस पे वो लोग जिका को पूछते हैं कि क्या वो उन्हें और शोगन को बेवकूफ कह रहा है। तभी जिका का साथी उसकी गलती के लिए खुद ही माफी मांगने लगता है, पर फिर भी एक ऑफिशियल इस बात को नहीं मान रहा होता। पर तभी दूसरा बंदा उसे बताता है कि जिसने अभी उनके सामने सिर झुकाया हुआ है, वो काफी खतरनाक है, जिस वजह से वो लोग जिका की ये गलती को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर वो ऑफिशियल्स शोगन के ऑर्डर्स के बारे में बताने लगते हैं। शोगन का ऑर्डर होता है कि यामादा क्लैन के लोगों को पैराडाइज आइलैंड जाके सब कुछ ऑब्जर्व करना होगा, और इसके लिए सुइटेबल लोगों को शोगन खुद चूज करेंगे। इसके बाद ये यामादा क्लैन के बंदे वापस जाने लगते हैं, एंड जिका बोलता है कि यामादा क्लैन के लोग शोगन के लिए बस एक इंस्ट्रूमेंट है, जिनकी लाइफ की कोई कीमत ही नहीं है। बट शोगन जिका को उसके बिहेवियर के लिए डांटने लगता है, और जिका इसे भी मजे में ही ले रहा होता है। तो जैसे ही वो देखता है कि शोगन इतना ज्यादा सीरियस है, तो वो अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगने लगता है। फिर शुगन बोलता है कि मैं इस वक्त आइजन की जगह पे इंचार्ज हूँ, और मैं नहीं चाहता कि उसकी एब्सेंस में सब कुछ बिगड़ जाए। जिस पे जीका बोलता है कि तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, पर अब ये बताओ कि इस बार हम किन क्रिमिनल्स को ले जा रहे हैं। जिस पे शुगन बोलता है कि इस बार वो लोग इवाकुरा के शिनोबीस को भेज रहे हैं। जब वो लोग क्रिमिनल्स को सिलेक्ट कर रहे थे, तो इवाकुरा के मेंबर्स ने बाकी सभी क्रिमिनल्स को मार दिया, जिस वजह से शोगन ने उन्हीं 4 शिनोबीस को सिलेक्ट कर लिया। जिस पे इवाकुरा के चीफ ने भी हामी भर दी है, क्योंकि उस आइलैंड पे उनका कुछ इम्पोर्टेंट रह गया है। पर क्रिमिनल्स के ऊपर भरोसा करना सच में काफी ज्यादा घटिया बात है। और हाँ, जिका तुम भी इसमें साथ चल रहे हो, तो इसीलिए अब तैयारी कर लो। जिस पे जिका बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उस जगह पे फिर से वापस नहीं जाने वाला। फिर शुगन जिका से कहता है कि जिका, आइजन ने कहा था कि वो दूसरे दिन रिपोर्ट भेजेगा, पर आज तीसरा दिन है और अभी भी उससे कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है। मुझे अब वहां गए सभी के लिए चिंता हो रही है, जिस वजह से मैं उनके वापस आने का वेट नहीं कर सकता। तो इसीलिए अब हम लोग खुद आइलैंड पे जाके मिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तब एक बंदा जिका से पूछने लगता है कि वो उस चीज का क्या करे जो कि जिका अपने साथ लाया है। तब हम देखते हैं कि जिका अपने साथ पैराडाइज आइलैंड का एक मॉन्स्टर मार के अपने साथ लेकर आया होता है, ताकि वो सबको दिखा सके कि वो आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक है। पर उसे उस मॉन्स्टर को दिखाने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए वो उसे अब ठिकाने लगाने की बात करता है। तब हमें पता चलता है कि शुगन भी लाइफ की वेव्स को महसूस कर सकता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह से मर गया है। फिर शुगन बोलता है कि हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और प्लान के अकॉर्डिंग हम चारों ही उस आइलैंड पर जाएंगे और इस मिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर हमें रियन को दिखाया जाता है, और वो बोलता है कि टाओ एक तरह से लाइफ फोर्स ही है। सो इसीलिए अगर तुम टाओ यूज करते हो तो तुम्हारी लाइफ फोर्स भी यूज होती है, और अगर तुम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में टाओ इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी बॉडी और सोल भी अफेक्ट होती है। तभी उसका केयरटेकर पूछने लगता है कि क्या बॉडी
और सोल दो अलग अलग चीजें नहीं होती, जिसपे रियन उसे बताता है कि वो दोनों ही टाओ की ही फॉर्म्स होती है। तभी ताओफा वहां पर आ जाती है, जो कि रियन को ये सब बताने के लिए मना करती है, और वो बोलती है कि उसने वादा किया था कि वो वहां पर ये सब बातें नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने वहां पार्टी वाला माहौल बनाया होता है, लेकिन वो एक उनके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। फिर ताओफा उससे पूछने लगती है कि तुम्हें ये कैसा लगा, जिस पे रियन बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। वाटर के ऊपर और नीचे एक्सरसाइज करने से और ब्रीदिंग को स्टडी करने से कोई भी अपने डोइन और थाइसोकू को ट्रेन कर सकता है, और म्यूजिक से मेडिटेशन बढ़ता है, जिससे कि शुएशु और शुएतिन ट्रेन होते हैं, और उस रूम में कोई भी ब्योचु jutsu पे फोकस कर सकता है। फिर एक दूसरा बंदा बोलने लगता है कि ये सब बकवास है, और मेरे हिसाब से यिंग और यांग ही सबसे बेस्ट है। जिस पे रियन बोलता है कि टाओ की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, एंड अलग अलग लाइफ फॉर्म के लिए यही बेस्ट होता है, जिस वजह से दूसरों के साथ ज्वाइन करने से न्यू स्ट्रेंथ बाहर आती है, और ब्योचु jutsu यूज करने से जुको की एनर्जी बढ़ चुकी होती है। और ताओफा मुंह के बनाए हुए न्यू एलिक्सर को लेकर जुको को दे देती है, पर तभी वो नोटिस करती है कि वो उसमें एक ग्लोइंग स्टफ डालना भूल गई है, जिस वजह से वो जिन से उसके बारे में पूछने लगती है, पर जिन को खुद भी इसके बारे में नहीं पता होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सागिरी और उसके साथियों ने सैंटा को दफना दिया होता है, और फिर सागिरी सभी से कहने लगती है कि वो सब अभी टेंसेंस के कैसल में है, जिस वजह से उन्हें एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। तब सभी लोग इस बात पर एग्री कर देते हैं, और सागिरी उनके कपड़ों के बारे में कहने लगती है, क्योंकि सिर्फ उसी ने ही कपड़े चेंज नहीं करे होते। फिर वो बोलती है कि हमारा गोल गाबीमारू और बाकी सभी को ढूंढना है। गाबीमारू का टारगेट एलिक्सर ऑफ लाइफ है, जिस वजह से वो कैसल तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। तो मेरे हिसाब से हमारा गेट के बाहर मिलना ही सही रहेगा। तब यूजुरिहा कहती है कि क्या हमारा उनके साथ मिलना जरूरी है, और क्या इस टाइम हमें उस एलिक्सर के बारे में चिंता करनी भी चाहिए। इस टाइम यहाँ पर सिर्फ वो बड़े वाले मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि टेंसेंस भी हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और शायद इमॉर्टल भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये मिशन अब मैटर भी करता है, इसीलिए अब हमारा इस आइलैंड से जल्द निकल जाना ही सही रहेगा। जिस पे सागिरी बोलती है कि नहीं, हम लोग उनसे जरूर मिलेंगे, और वो यूजुरिया से बोलती है कि तुम ऐसा इसलिए बिहेव कर रही हो क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि यहाँ कोई भी एलिक्सर ऑफ लाइफ नहीं है, और तुम चाहती हो कि ज्यादा से ज्यादा यामादा क्लैन के लोग शोगन के सामने तुम्हारी ही साइड ले, क्योंकि तुम इस आइलैंड से खाली हाथ जाओगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकले, पर इसके लिए हम सभी को एक दूसरे की मदद चाहिए होगी, जिसका मतलब है कि हम सभी को गाबीमारू से मिलना ही होगा। पर हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गाबीमारू यहाँ तक पहुंच ही जाएगा। जिस पे यूजुरिहा सागिरी से बोलती है कि मुझे लगता है कि गाबीमारू यहाँ तक पहुंच चुका है, क्योंकि गेट के पास एक ऐसा एरिया था जो कि जला हुआ था, और उसे लग रहा था कि सिर्फ गाबीमारू ही ऐसा कर सकता है। फिर यूजुरिहा सागिरी के गेट के बाहर मिलने वाले प्लान पे एग्री करती है, पर वो उससे पूछने लगती है कि जब वो गाबीमारू से मिलेगी तो वो उसे उसके वाइफ के बारे में क्या बोलेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, एंड हम देखते हैं कि गाबीमारू उसके साथियों के साथ टेंसन कैसल जा रहा होता है, और मई उन्हें रास्ता दिखा रही होती है। फिर गाबीमारू अपने मन में सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, एज मेरी मेमोरी अब तक वापस भी नहीं आई है, और जो सब इन लोगों ने मुझे बताया है उस हिसाब से मेरा मिशन बहुत ही ज्यादा बेकार है। आखिरकार मैं इस मिशन पे आया ही क्यों हूँ? क्या मैं बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, या फिर यहाँ आने का कोई और रीजन भी है? और आखिरकार मुझे वो याद क्यों नहीं आ रहा है? फिर फूची गाबीमारू से इसका हालचाल पूछने लगता है, और गाबीमारू उसे बताता है कि सब कुछ ठीक है। और तभी उनके सामने चौबे और टोमा आ जाता है, जहाँ चौबे कहने लगता है कि वो लोग तो सेम ही टीम में हैं, और वो अचानक से गाबीमारू पे अटैक कर देता है। फूची कहता है कि उन्हें साथ में मिलकर लड़ना चाहिए, पर टोमा इसके लिए मना कर देता है। तब जैसे ही चौबे गाबीमारू पे अटैक करता है, वैसे ही गाबीमारू उसकी गर्दन को तोड़ के उसे मार देता है, और सबको बताता है कि साथ मिलकर लड़ना पॉइंटलेस है। तभी मेई गाबीमारू को बताती है कि चौबे की टाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, और हम देखते हैं कि वो मरा नहीं है, और वो गाबीमारू को उठा के जमीन पे पटक देता है, और वो बोलता है कि वो भी साथ मिलकर लड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तब ब्लेड ड्रैगन एंड फूची ये देख के हैरान होते हैं कि चौबे ने खुद को हील कर लिया होता है। फिर गाबीमारू अपने मन में सोचने लगता है कि इन लोगों ने मुझे कहा था कि इस आइलैंड पे इमॉर्टल मॉन्स्टर्स राज करते हैं, तो क्या ये लोग कल रात इसी के बारे में बात कर रहे थे? और अगर ऐसी बात है तो मुझे इसे पकड़ के
इससे सारा इन्फॉर्मेशन निकालना होगा। फिर गाबीमारू चौबे पर अटैक कर देता है, पर वो गाबीमारू का पैर पकड़कर उसे नीचे पटक देता है। तब गाबीमारू ये डिसाइड करता है कि अब वो उसे पूरी तरह से तोड़ के ही रहेगा, जिस वजह से वो चौबे के ब्रेन पर टारगेट करने लगता है एंड उसकी आंखें फोड़ देता है। एंड चौबे भी गाबीमारू के मुंह पे लात मार देता है एंड गाबीमारू भी अपने मुंह से उसका पैर फाड़ देता है। और फिर चौबे इंस्टेंटली अपनी आंखों को भी हील कर लेता है। पर फिर गाबीमारू चौबे के हर एक वाइटल पॉइंट पे हमला करने लगता है, जिस वजह से उन्हें लड़ता हुआ देख के बाकी सभी को लग रहा होता है कि दो मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे हैं। गाबीमारू फिर से अपने मन में सोचने लगता है कि ये भी बाकी सभी की तरह ही है, मुझे बस इस पे तब तक अटैक करते रहना है जब तक ये मूव करना बंद ना कर दे। पर तभी चौबे फिर से अपने आप को हील करने लगता है और लात मार के वहां की जमीन को तोड़ देता है। फिर चौबे गाबीमारू से बोलने लगता है कि तुम पहले मुझे स्ट्रांग लग रहे थे, जिस वजह से मैंने तुमसे थोड़ी मार खा ली, पर तुम तो काफी ज्यादा कमजोर निकले। और ये कहते ही वो गाबीमारू पे फिर से अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही गाबीमारू इन रिटर्न अटैक करने लगता है, चौबे को ऑलरेडी पता चल जाता है कि वो कहाँ पर अटैक करने वाला है, जिस वजह से वो उसे काउंटर कर लेता है और गाबीमारू फिर भी उसकी दो उंगलियों को काट लेता है। ये सब देख के ब्लेड ड्रैगन को भी लग रहा होता है कि गाबीमारू कमजोर हो चुका है, जिस वजह से वो मेई से पूछने लगता है कि क्या उसके बेहोश होने की वजह से वो कमजोर हो गया है, जिसपे मेई उसे बताती है कि गाबीमारू के टाओ के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। फिर गाबीमारू खुद से ही बोलने लगता है कि चाहे मैं कितना भी फोकस कर दूं, पर मेरे मन में से ये फीलिंग नहीं जा रही है। फिर मेई बोलती है कि टाओ के लिए स्ट्रांग और वीक दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर गाबीमारू के अंदर स्ट्रांग का कोई सीड ही नहीं है, जिसका मतलब है कि वो अपने मेमोरी के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो चुका है, जो कि उसे स्ट्रांग बनाती थी। अभी तक गाबीमारू के अटैक से चौबे को कुछ भी नहीं हो रहा होता और वो टोमा से सभी को खत्म कर देने के लिए कहता है, जिससे फूची को पता चल जाता है कि टोमा और चौबे भाई भाई हैं। और टोमा सबसे पहले ब्लेड ड्रैगन के ऊपर ही अटैक कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्लेड ड्रैगन के पास एक हाथ नहीं है तो उसे हराना आसान होगा। पर ब्लेड ड्रैगन अपने एक हाथ से ही उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो समझ जाता है कि टोमा उसे कमजोर समझ रहा है, जिससे ब्लेड ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टोमा से उसका स्वॉर्ड छीन लेता है और उसके ऊपर एक हेडबट से अटैक कर देता है। और फिर वो टोमा को उसका स्वॉर्ड लौटा देता है एंड बोलता है कि अब वो उससे बिना किसी स्वॉर्ड के ही लड़ेगा, जिसपे फूची ब्लेड ड्रैगन को रोकने लगता है, बट वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब टोमा को भी समझ में आ जाता है कि ब्लेड ड्रैगन काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है एंड वो उस पे अटैक करने के लिए प्लानिंग करने लगता है और फिर वो ब्लेड ड्रैगन पे फिर से अटैक कर देता है। पर वो टोमा को एक मुक्का मार के ही रोक लेता है और जैसे ही टोमा फिर से अपने स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, वैसे ही ब्लेड ड्रैगन अपने पैर से उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता है। तब ब्लेड ड्रैगन टोमा को बताता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, बट उसका एक्सपीरियंस अभी भी बहुत ज्यादा कम है। तब वो टोमा को मारना स्टार्ट कर देता है और फिर वो टोमा को देख के समझ आता है कि वो फाइटिंग के लिए अपने भाई पे डिपेंड करता है। टोमा फिर से ब्लेड ड्रैगन के साथ लड़ने को रेडी हो जाता है और टोमा डोची को फूची और मेई के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है, जो सुनते ही फूची भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। हमें फिर गाबीमारू एंड चौबे का फाइट दिखाया जाता है एंड चौबे अपने मन में सोचने लगता है कि शायद मैं इसे हरा सकता हूँ। टाओ की वजह से मैं इस निंजा का हर एक मूवमेंट देख सकता हूँ और मैं बहुत ही जल्द खुद को रीजनरेट भी कर सकता हूँ। फिर वो गाबीमारू पे अटैक करके उसे जमीन पे पटक देता है और गाबीमारू को भी समझ में आ जाता है कि वो बिना फोकस के नहीं जीत सकता, जिस वजह से वो अपनी अजीब सी फीलिंग को भूलने की कोशिश करता है ताकि वो हॉलो बन सके। और तभी उसे शिनोबी का रूल याद आता है कि मरने से पहले उसे एनिमी को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देना है, जिस वजह से वो अपने निंजुत्सु को एक्टिवेट कर लेता है और खुद को आग में जलाने लगता है। और फिर गाबीमारू अपने निंजुत्सु से चौबे पर अटैक करने लगता है और वो उसकी रीजनरेशन से भी ज्यादा तेजी से उस पर अटैक कर रहा होता है और गाबीमारू खुद के साथ चौबे को जलाने लगता है, जिसपे वो गाबीमारू से पूछने लगता है कि क्या वो उसे मारने के लिए खुद को भी मार देगा, जिसपे गाबीमारू बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चौबे डिसाइड करता है कि वो अब अपने अंदर के पूरे टाव को रिलीज कर देगा एंड वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और दूसरी तरफ फूची ने भी डोजी को हरा दिया होता है एंड सभी लोग चौबे का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हैरान हो जाते हैं एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो आई होप तुम लोगों को ये वाला एपिसोड भी पसंद आया होगा। सो तुम लोगों को अगर ये वाला वीडियो भी पसंद आया है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल
एंड हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में।